हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सुशील कुमार सिंह, प्राध्यापक शिक्षा शास्त्र। इसके नेक्स्ट पहले लेक्चर में बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत इसके पहले हमने पाठ्यक्रम पर परिचर्चा व्याख्यान दिया था। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम पाठ्यक्रम के पहले टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। पेपर का नाम जैसा पहले लेक्चर में हमने बताया था, पुनः आप जान लीजिए। भारत में शिक्षा का इतिहास एवं विकास। ठीक है, प्रथम लेक्चर में ही हमने आपको बताया था, जो हमारे पेपर का नाम है, जो बीए प्रथम वर्ष शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में पढ़ाया जाएगा आपको, भारत में शिक्षा का इतिहास एवं विकास। आज हम इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट प्रारंभ करते हैं और हमारे फर्स्ट यूनिट का जो पहला टॉपिक है, उस लेक्चर के लास्ट में हमने जो है थोड़ा सा डिस्कशन भी किए थे उस विषय पर, वैदिक शिक्षा। वैदिक शिक्षा। आइए वैदिक शिक्षा को प्रारंभ करने से पहले समझिए वैदिक काल को। किसको समझना है? वैदिक काल। ठीक है, थोड़ा सा चर्चा उस दिन हुआ था इतिहास के परिप्रेक्ष्य में कि यदि हम भारत के इतिहास की बात करते हैं, तो इतिहास का अध्ययन कब से प्रारंभ किया जाता है। तो आप जानते हैं, उस दिन भी चर्चा हुई थी कि जब से मानव की उत्पत्ति हुई है, तब से भारत का इतिहास या विश्व का इतिहास का अध्ययन किया जाता है। अब हमें यहाँ जो पढ़ना है कि भारत में शिक्षा का इतिहास क्या है, और शिक्षा के इतिहास में हमारा पहला टॉपिक है वैदिक शिक्षा। अब वैदिक शिक्षा को हम पढ़ने से पहले वैदिक काल क्या है, इतिहास में वैदिक काल क्या है, अगर हम भारतीय इतिहास को देखते हैं तो अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास 3 भागों में विभाजित किया गया है। बहुत सारे विद्यार्थी जानते भी होंगे कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। उसी परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए प्राचीन भारत में, तो प्राचीन भारत का ही एक समय है, एक काल है, जिसे वैदिक काल कहा जाता है। ठीक, अगर हम वैदिक शिक्षा की बात करते हैं तो वैदिक काल को हमें समझना जरूरी है। और वैदिक काल की बात करते हैं, यदि इसका समय या तिथि निर्धारण की बात करते हैं, तो विद्वानों में, इतिहासकारों में मतभेद है कि इसका समय क्या है। कोई कहता है 1200 ईसा पूर्व है, कोई कहता है 1000 ईसा पूर्व है, कोई कहता है 2500 ईसा पूर्व है। ठीक है ना। लेकिन जो सर्वमान्य तिथि है कि वैदिक काल का समय क्या है, तो समय क्या है वो आप जानते रहिए। 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ये सर्वमान्य तिथि है वैदिक काल की, कि 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। चूँकि यह बीए प्रथम वर्ष की कक्षा है, तो आप ये भी जानते रहिए, तो जो विश्वविद्यालय द्वारा आपका परीक्षा आयोजित होगा, वह पेपर जो होगा वो वस्तुनिष्ठ है। इसी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं कि वैदिक काल का समय क्या है, तो आप वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जानते रहिए कि 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का जो समय है वो इतिहास में वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब आइए वैदिक शिक्षा।
अगर हम वैदिक शिक्षा की बात करते हैं तो क्यों हम ये जानते हैं कि इतिहास मानव की उत्पत्ति से प्रारंभ हुआ, लेकिन शिक्षा का इतिहास हम पढ़ते हैं तो कहाँ से पढ़ते हैं? वैदिक काल से पढ़ते हैं। और क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि मानव की जब उत्पत्ति हुई, इतिहास में यदि हम पढ़ते हैं तो इतिहास में मानव की उत्पत्ति, फिर कैसे मानव विकसित हुआ, उसका विकास कैसे धीरे धीरे हुआ, फिर पाषाण युग आया, फिर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इत्यादि सभ्यताएं आईं, और फिर उसके पश्चात वैदिक काल आया। और शिक्षा जगत की बात करते हैं, वैदिक काल को शिक्षा जगत के अंतर्गत ज्ञान की उत्पत्ति के रूप में, भारत में शिक्षा की उत्पत्ति के रूप में वैदिक काल से ही प्रारंभ किया जाता है, चूँकि इसके पहले शिक्षा का कोई इतिहास, कोई विकास हमें देखने को नहीं मिलता है। वैदिक काल में क्यों मिलता है कि वैदिक काल का जो समय था, उस समय सारी शिक्षा व्यवस्था वेदों पर आधारित थी। सारी शिक्षा व्यवस्था वेदों पर आधारित थी। वेद हमारे लिए प्रमुख थे। क्यों? क्योंकि वैदिक काल में वेदों के द्वारा ही हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा शैक्षिक सारा जीवन प्रभावित था। वेदों का उस समय वर्चस्व था। तो वेदों के समय से ही हमें भारत की शिक्षा की उत्पत्ति प्रारंभ होती है। वहीं से धीरे धीरे शिक्षा का इतिहास प्रारंभ होता है, शिक्षा का विकास प्रारंभ होता है। एक प्रश्न और तथ्यात्मक है, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि पूरे विश्व के इतिहास में जो भारत के शिक्षा का इतिहास है इतना पुराना है, जो कि 2500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। विश्व के किसी भी देश में इतना प्राचीन जो है शिक्षा का इतिहास नहीं है। भारत ही है जो कि 2500 ईसा पूर्व वैदिक काल से ही यहाँ शिक्षा प्रारंभ होती है। शिक्षा का विकास, शिक्षा का इतिहास इतना पुराना किसी भी देश का नहीं है। अब हम वैदिक कालीन शिक्षा की बात करते हैं तो उस समय हमने बताया था कि जो पाठ्यक्रम हम पढ़ेंगे, जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, उसमें तीन प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में पढ़नी है, 3 समय की शिक्षा व्यवस्था में पढ़नी है। बताया था कि वैदिक कालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन या मध्यकालीन शिक्षा और ब्रिटिश कालीन या आधुनिक कालीन शिक्षा। ठीक है, बौद्ध कालीन शिक्षा। अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो चाहे हमें वैदिक शिक्षा पढ़नी हो, चाहे हमें मुस्लिम शिक्षा पढ़नी हो और चाहे हमें ब्रिटिश कालीन शिक्षा पढ़नी हो या बौद्ध कालीन शिक्षा पढ़नी हो, पढ़ने का जो मुख्य बिंदु है हमारा, सबसे पहले आप उसको जान लीजिए। खास करके वैदिक शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा और बौद्ध शिक्षा, ये तीनों हमें कंपैरेटिव पढ़ना है। और कंपैरेटिव कैसे पढ़ेंगे, अर्थात तुलनात्मक पढ़ना है कि वैदिक शिक्षा, बौद्ध शिक्षा और मुस्लिम शिक्षा। एक तरीका हम आपको बता रहे हैं कि कैसे पढ़ना है। चाहे वैदिक शिक्षा हो, चाहे बौद्ध शिक्षा हो या मुस्लिम शिक्षा हो, और यही तीनों हमारे फर्स्ट यूनिट में हैं। अगर ये तीनों हमने पढ़ लिया तो हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। अब किस तरह पढ़ना है, पढ़ने का वो तरीका समझिए। जैसे शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का अर्थ। अगर हम शिक्षा का अर्थ पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे कि वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ क्या है, बौद्ध काल में शिक्षा का अर्थ क्या है, मुस्लिम काल में शिक्षा का अर्थ क्या है। इसी तरह कुछ टॉपिक हैं। शिक्षा का अर्थ हो गया उद्देश्य, यानी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ठीक है, उद्देश्य, शिक्षा की संरचना,
संरचना का मतलब है संरचना, संगठन या स्तर। जैसे एग्जाम्पल 10 + 2 + 3, ठीक है। तो शिक्षा की संरचना क्या थी उस समय? वैदिक काल में क्या था, बौद्ध काल में क्या था, मुस्लिम काल में क्या था। इसी तरह आगे शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड, अर्थात वैदिक काल में शिक्षण विधि क्या थी? शिक्षण विधि का मतलब है पढ़ाने का तरीका, सरल भाषा में। तो वैदिक काल में क्या था, बौद्ध काल में क्या था, मुस्लिम काल में क्या था। ठीक उसी तरह पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम क्या थे, ठीक है। पाठ्यक्रम कैसे थे? अनुशासन कैसा था वैदिक, बौद्ध और मुस्लिम काल में। शिक्षक कैसे होते थे? शिक्षार्थी अर्थात स्टूडेंट, विद्यार्थी कैसे होते थे? और शिक्षण संस्थान का मतलब है कोई भी टीचिंग इंस्टीट्यूट, अर्थात कोई भी विद्यालय, वो उस समय कैसे होते थे। ठीक, इन बिंदुओं पर हमें जो है अध्ययन करना है, ये पढ़ने का तरीका है। हर काल में, वैदिक कालीन शिक्षा में, बौद्ध कालीन शिक्षा में, मुस्लिम कालीन शिक्षा में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हम अध्ययन की दृष्टि से एक एक पाठ्यक्रम को स्टार्ट करेंगे। पहले वैदिक शिक्षा पढ़ेंगे, फिर बौद्ध शिक्षा पढ़ेंगे और फिर मुस्लिम शिक्षा पढ़ेंगे। लेकिन याद करने के दृष्टिकोण से हम तुलनात्मक पढ़ेंगे कि यदि वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ यह था तो फिर बौद्ध काल में क्या था, फिर मुस्लिम काल में क्या था। इस तरह हम तुलनात्मक पढ़ेंगे। ठीक, आइए फिर हम अपने पहले टॉपिक पर चलते हैं, वैदिक शिक्षा। और वैदिक शिक्षा के अंतर्गत हमने आपको थोड़ा सा इतिहास का परिचय बताया, वैदिक काल का समय बताया कि वैदिक कालीन शिक्षा का जो समय है वो 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। वैदिक काल शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत हमने उसका इतिहास बताया कि यह विश्व में सबसे प्राचीन जो है शिक्षा का इतिहास भारत का माना जाता है। अब हम वैदिक कालीन शिक्षा में यह भी हम जान चुके हैं कि इस समय वेदों का वर्चस्व था और सारा जीवन मनुष्य का, चाहे वह शिक्षा हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, सब पर कहीं न कहीं वेदों का प्रभाव था। इसलिए इसे वैदिक काल कहा जाता है और वैदिक कालीन शिक्षा का अध्ययन करना है। अब हम पहला टॉपिक लेते हैं, अध्ययन की दृष्टिकोण से पहला टॉपिक लेते हैं। उसमें पहला टॉपिक यही आता है कि शिक्षा का अर्थ। अगर हम पहला टॉपिक लेते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या है, वैदिक काल में देखते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या है। कब के अकॉर्डिंग? वैदिक शिक्षा के अकॉर्डिंग, वैदिक कालीन शिक्षा के अकॉर्डिंग शिक्षा का अर्थ क्या होता है। जो आज आप शिक्षण संस्था देख रहे हैं, हाई स्कूल, इंटर, प्राथमिक विद्यालय, पूर्व प्राथमिक विद्यालय, उच्च शिक्षा, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, हम जिस समय की बात कर रहे हैं, जिस वैदिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं? 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। हम जिस पीरियड की बात कर रहे हैं, जिस समय की बात कर रहे हैं, उस समय शिक्षा या शिक्षण संस्थान जैसे आज हमें वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि भारत में वेदों से ही शिक्षा प्रारंभ होती है। वेदों में ही हमें शिक्षा के सार मिलते हैं, जिससे बालक के या व्यक्ति के मानवीय गुणों का, मूल्यों का, आदर्शों का, उसके चरित्र का निर्माण किया गया।
और वेद ही हमारे शिक्षा के मूल माने जाते थे। उस वैदिक कालीन शिक्षा की बात करते हैं। अगर उस समय कहा जाए कि शिक्षा का क्या अर्थ होता था, शिक्षा का क्या अर्थ होता था, यानी शिक्षा किसे कहते थे, तो शिक्षा का जो पर्याय था, यानी शिक्षा का जो अर्थ था वो क्या था? ज्ञान, विद्या, विद्या, विनय, विनय एवं अनुशासन, अनुशासन। ठीक है। उस समय शिक्षा शब्द की उत्पत्ति नहीं थी। उस समय शिक्षा को ज्ञान कहा जाता था, विद्या कहा जाता था, विनय कहा जाता था एवं अनुशासन, अनुशासन, डिसिप्लिन कहा जाता था। क्यों? ज्ञान को, विद्या को, जो ज्ञानी हो, विद्वान हो, विनम्रता रखने वाला हो, विनयशील हो, अनुशासित रहने वाला हो, उसी को शिक्षित माना जाता था। ये वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ होता था। ठीक है। अब वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ ये था, और इसके साथ साथ शिक्षा का दो अर्थ और भी होते थे, शिक्षा का संकुचित अर्थ और शिक्षा का व्यापक अर्थ। ठीक है ना। अब शिक्षा का संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ क्या है? अगर हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि शिक्षा का, आधुनिक परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं, अभी वैदिक कालीन शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कहा जाए कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, तो ऐसी शिक्षा जो हम शिक्षण संस्थाओं में प्राप्त करते हैं, वो शिक्षा का संकुचित दृष्टिकोण माना जाता है। वो शिक्षा का संकुचित दृष्टिकोण माना जाता है। क्यों? क्योंकि हम शिक्षा जो प्राप्त करते हैं किसी भी विद्यालय में, शिक्षण संस्था का मतलब चाहे हाई स्कूल में हो, इंटर में हो, बीए में हो, पीजी में हो, यह शिक्षा का संकुचित अर्थ है। ठीक है ना। और शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? आधुनिक परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूं मैं। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? कि जो शिक्षा बालक जन्म से लेकर जीवन पर्यंत, मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है, ये शिक्षा का व्यापक अर्थ है। तो वैदिक काल में भी शिक्षा दोनों अर्थ में ली जाती थी, कि शिक्षा का संकुचित अर्थ भी था और शिक्षा का व्यापक अर्थ भी था। अर्थात वैदिक काल में शिक्षा जो है संकुचित अर्थ में परिवारों में और गुरुकुलों में दी जाती थी। यह शिक्षा का संकुचित अर्थ था। और व्यापक दृष्टिकोण में शिक्षा क्या थी? व्यापक दृष्टिकोण में शिक्षा क्या थी? कि व्यापक दृष्टिकोण में शिक्षा जो है, जब बालक का गुरुकुल में समावर्तन संस्कार होता था, तो उसके पश्चात भी गुरु जो होता था वह शिक्षार्थी को उपदेश देता था कि आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करिए और गृहस्थ जीवन में रहकर भी स्वाध्याय के द्वारा अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए। यह वैदिक काल में शिक्षा का व्यापक अर्थ था। ठीक है। ये क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि वैदिक काल का समय क्या है, आप जानते हैं। वैदिक काल किसे कहते हैं, ये जानते हैं। वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ क्या है, तो ये 2-3 पॉइंट आपके मन में होना चाहिए कि वैदिक काल में जो शिक्षा का अर्थ लिया जाता था, ज्ञान से, विद्या से, विनय से एवं अनुशासन से। ठीक है ना। इतना बिंदु अपने दिमाग में केंद्रित रखिएगा। ठीक। वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ क्या है, इस बिंदु से हम और आप परिचित हो चुके हैं। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या है। यह समझने के पश्चात शिक्षा के उद्देश्य, या आप हेडिंग बना सकते हैं या टॉपिक बना सकते हैं
कि वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य अगर हम वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा करते हैं तो हम कह सकते हैं कि उस समय बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ठीक है ना, शैक्षिक विकास इत्यादि करते थे। इसके साथ साथ धर्म एवं निष्ठा की शिक्षा, उसके चारित्रिक विकास की शिक्षा, जीविकोपार्जन, सैनिक शिक्षा, ठीक है ना, आत्म साक्षात्कार की शिक्षा, कर्तव्य परायणता की शिक्षा इत्यादि उस समय वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करते हैं या शिक्षा के उद्देश्यों को बताते हैं। इसके साथ साथ एक श्रेष्ठ नागरिक बनने के लिए, सामाजिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, आदर्श आचरण प्रस्तुत करने के लिए ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जो कि वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करते हैं। कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य करता है तो वह उसके उद्देश्यों से प्रेरित होकर करता है। जैसे मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ तो शिक्षा ग्रहण करने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उसी तरह वैदिक काल में भी शिक्षा हम क्यों प्राप्त करें, इसका उद्देश्य निर्धारित किया गया था। ठीक, तो दो बिंदु हमने समझा कि वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ क्या है और वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। ठीक, तीसरे बिंदु की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा जो बिंदु हमारा है कि वैदिक काल में शिक्षा का प्रशासन और वित्त। वैदिक काल में शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। अगर हम वैदिक काल में शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त की बात करते हैं तो एक बिंदु आप जानिए, किसी भी उद्योग या संस्था या समिति को चलाने के लिए कहीं ना कहीं अर्थ की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है और किसी भी व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक प्रशासन की आवश्यकता होती है। तो उसी बिंदुओं को उल्लेखित करने के लिए हमें ये टॉपिक पढ़ना है और ऐसे हम अगले टॉपिक में भी पढ़ेंगे कि बौद्धकालीन प्रशासन और वित्त, मुस्लिम कालीन प्रशासन और वित्त, ठीक है ना। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम वैदिक काल में पढ़ते हैं कि शिक्षा का प्रशासन और वित्त क्या है, अर्थात जो शिक्षण संस्थान होते थे या जो विद्यालय होते थे उसके आय के साधन क्या क्या थे, या जो शिक्षा पर नियंत्रण होता था, जो शिक्षा पर प्रशासन होता था, उस पर नियंत्रण कौन रखता था। अगर हम वैदिक काल में शिक्षा के प्रशासन और वित्त की बात करते हैं तो मुख्य रूप से हम तीन बिंदुओं, तीन पहलुओं का अध्ययन करते हैं। जैसे पहला, शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त। इस बिंदु का मीन्स क्या है? जैसे आज आप देखते हैं कि शिक्षा के ऊपर कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन का नियंत्रण है, चाहे वह माध्यमिक विद्यालय हो, चाहे वह
महाविद्यालय हो, चाहे वह विश्वविद्यालय हो, कहीं न कहीं शासन का उस पर नियंत्रण होता है और शासन से उसे, प्रशासन से उसे अनुदान भी मिलता है। लेकिन वैदिक काल में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, अर्थात जो शिक्षा था वह राज्य के नियंत्रण से मुक्त था। क्यों? क्योंकि वैदिक काल में जो शिक्षा का कार्यभार था वह किसी वर्ण विशेष के अधीन था, वह किसी वर्ण विशेष के अधीन था। क्यों? अक्सर गुरु जो होता था वो ब्राह्मण होते थे और उन्हीं के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी और राज्य का कोई हस्तक्षेप शिक्षा पर नहीं होता था, वह ब्राह्मण के अधीन, उस गुरु के अधीन ही होता था। इसलिए राज्य का या राजा का उस शिक्षा व्यवस्था पर कोई जो है नियंत्रण नहीं होता था। ठीक, ये पहला बिंदु था। दूसरे बिंदु की बात करते हैं अगर हम शैक्षिक प्रशासन और वित्त के अंतर्गत वैदिक कालीन शिक्षा के विषय में, तो दूसरा है शिक्षा निःशुल्क थी। शिक्षा निःशुल्क थी, ठीक है ना, कि शिक्षा क्या थी? निःशुल्क थी। अर्थात आज आप देखते हैं किसी भी शिक्षण संस्थान में अगर आप अध्ययन करने के लिए जाते हैं, कोई भी कोर्स करते हैं, तो आपसे अर्थ लिया जाता है, पैसा देते हैं ना आप लोग पढ़ने के लिए। लेकिन वैदिक काल में शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी, किसी से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। छात्र स्वेच्छा अनुसार केवल गुरुकुलों में पढ़ते थे या परिवारों में पढ़ते थे, तो कुल पुरोहित को या गुरु को, गुरुकुलों में पढ़ते थे, गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ न अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार देते थे। इसके अलावा शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क थी, किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। प्रशासन और वित्त के अंतर्गत ही तीसरा जो बिंदु का हम अध्ययन करते हैं, तीसरे पॉइंट का अध्ययन करते हैं, वो है आय के स्रोत। तीसरा बिंदु क्या है? आय के स्रोत। और आय के स्रोत क्या थे? वैदिक काल में जो गुरुकुल चलता था उसकी सारी व्यवस्थाएं कैसी होती थी, कैसे चलता था, उसका भरण पोषण कैसे चलता था, अर्थ की आवश्यकता कहाँ से दूर होती थी। तो जो आय का स्रोत था वो अनिश्चित था। वैदिक काल में आय का स्रोत क्या था? बिल्कुल अनिश्चित था। क्यों? क्योंकि उस समय वैदिक शिक्षा व्यवस्था में आय का जो स्रोत था वह दान, भिक्षा और गुरु दक्षिणा था। क्या था? दान, भिक्षा और गुरु दक्षिणा था। ठीक, तो ये प्रशासन और वित्त है, ठीक है ना। इसके पश्चात अगर हम आगे चर्चा करते हैं वैदिक शिक्षा में, आज हमने मुख्य रूप से 3 बिंदुओं का अध्ययन किया है कि वैदिक कालीन शिक्षा क्या है। तो वैदिक काल में शिक्षा के लिए कहा जाता था, माना जाता था कि शिक्षा बालक को या मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाती है। और ये माना भी गया कि जिस बालक में, जिस मनुष्य में शिक्षा नहीं है वह पशु के समान है, वह पशु के समान है। ठीक, तो आज हम इस वीडियो में वैदिक कालीन शिक्षा
की पृष्ठभूमि, वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ क्या है, वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे और वैदिक कालीन शिक्षा में प्रशासन और वित्त क्या था, इन बिंदुओं पर अध्ययन किया है। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम आपसे वैदिक शिक्षा के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।